हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म संकट में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो आज इस वीडियो में मैं द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ मूवी को एक्सप्लेन करूंगा और इस मूवी से जुड़ी एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ मूवी को 9 सितंबर 2005 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ मूवी जर्मनी में रहने वाली एनलीज नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। यह रियल लाइफ इंसिडेंट बेस पर है। पहले मेरे दोस्त आपको मूवी की कहानी एक्सप्लेन करेंगे और बाद में मैं आपको इससे जुड़ी एक सच्ची घटना बताऊंगा। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा आते हैं मूवी पर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एग्जॉर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। एक इंसान वीरान से इलाके में घर की तरफ बढ़ता है। वो डॉक्टर मुलर था जो एमली के घर आया था। एमली की पूरी फैमिली ऐसे बैठी थी जैसे कोई मर गया हो। डॉक्टर मुलर ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ एक शेरिफ और फादर मूरे थे। डॉक्टर मुलर एमली की फैमिली को बताते हैं कि एमली मर गई है। डॉक्टर मुलर के अकॉर्डिंग एमली की मौत का जिम्मेदार फादर मूरे था। पुलिस फादर मूरे को गिरफ्तार कर लेती है। सीन कट होता है और कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो फादर मूरे के अगेंस्ट अपना लॉयर खड़ा करते हैं। एंड समवन सजेस्ट ईथन थॉमस नेम और बाकी सब भी एग्री करते हैं। तभी सीन कट होकर एक बार की तरफ जाता है जहां हमें लॉयर एरिन बर्नर दिखाई देती है। एरिन ने अभी अभी एक केस जीता था जिससे वो काफ़ी फेमस हो गई थी। वहाँ एरिन का बॉस आता है और उसे फादर मूरे का केस लड़ने के लिए कहता है और बोलता है अगर तुम ये केस जीत गई तो मैं तुम्हें अपनी लॉ फर्म का हाफ पार्टनर बना लूँगा। एरिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट सीन में एरिन फादर मूरे से मिलने जेल जाती है और उनका केस लड़ने के लिए बोलती है। फादर मूरे एक शर्त पर एरिन को अपना लॉयर रखने को रेडी होते हैं, अगर वो कोर्ट में उन्हें सबके सामने एमिली का सच लाने दे तो। एरिन मान जाती है। अब एरिन एमिली के घर जाती है और एमिली की मम्मी से मिलती है। एमिली की मम्मी बताती है एमिली बहुत खुश थी अपनी स्कॉलरशिप को लेकर, वो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। एमिली की मम्मा बोलती हैं एमिली को बचपन से ही कैट से बहुत प्यार था, वो सड़क से कैट उठाकर घर ले आया करती थी। नेक्स्ट सीन में एरिन बार में थी, वहाँ थॉमस आता है और एरिन को डील देता है कि अगर फादर खुद को गिल्टी मान ले तो वो उनकी सज़ा कम करवा देगा। बट एरिन वहाँ से उठकर चली जाती है। रात के टाइम एरिन सो रही होती है और ठीक 3 बजे उसकी वॉच रुक जाती है। आगे इस मूवी में एक कोर्ट का सीन आता है जो बहुत क्लासिक है। कोर्ट में थॉमस एमिली की डॉक्टर को बुलाते हैं जिन्होंने चाइल्डहुड से एमिली को ट्रीट किया था। डॉक्टर बताती हैं एक रात एमिली ने उन्हें कॉल किया था और बताया था कि एक वीकेंड जब उसके हॉस्टल में कोई नहीं था तब रात के 3 बजे उसकी आंखें खुली, उसे कुछ जलने की बदबू आई। वो बाहर हॉल में गई तो हॉल का एक गेट अचानक से खुल गया। एमिली अपने रूम में भागी, वो बेड पर लेट गई। तब कोई एविल फोर्स एमिली के ऊपर आ गई और एमिली का गला दबाने लगी। अचानक सब नॉर्मल हो गया। एमिली इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब कोर्ट रूम में आते हैं डॉक्टर मिलर जिन्होंने इस घटना के बाद एमिली का ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर मिलर का कहना था कि एमिली को शायद एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी जिसके कारण उसके मसल्स में ऐसे चेंजेस आते थे। इनफैक्ट डॉक्टर मिलर ने एमिली की मेडिकेशन भी स्टार्ट की थी, पर फादर रिचर्ड ने एमिली को कन्विंस कर दिया कि यह कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है बल्कि यह एक सुपर नेचुरल कंडीशन है। इसकी वजह से एमिली ने अपनी दवा लेना बंद कर दिया। जो दवा एमिली को दी जा रही थी उसका नाम था गैमट्रॉल। डॉक्टर मिलर के हिसाब से गैमट्रॉल ना लेने की वजह से एमिली की मौत हुई, जिसकी वजह फादर रिचर्ड ही थे। तो उस दिन की हेयरिंग खत्म होती है और हम एरिन को फादर रिचर्ड से मिलते हुए देखते हैं। फादर एरिन को वार्न करती है कि कोई शैतानी शक्तियां उस पर हमला करने की कोशिश करेंगी क्योंकि वो फादर को सपोर्ट कर रही है। लेकिन एरिन इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए एमिली की पूरी कहानी पूछती है। फादर मूरे बताते हैं पहले इंसिडेंट के बाद एमिली को यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहां एमिली को बादल की गरजती बिजलियों में शैतान का चेहरा दिख रहा था। एरिन अपनी बॉयफ्रेंड जैसन को बताती है कि हॉस्टल के अंदर उसने किसी तरह अपने आप को उन शैतानी शक्तियों से बचाया था, लेकिन हॉस्पिटल में यह डिमोन फाइनली उसके शरीर को अपने कब्जे में करने लग गए थे। इसके बाद एमिली की हालत और भी बिगड़ती चली गई थी। उसे हर जगह अब डीमन ही दिख रहे थे। एमिली भागते हुए चर्च के अंदर जाती है। वहाँ उसे एकदम अजीब तरीके से अपने शरीर को मोड़ने लगती है।
जब एमिली का बॉयफ्रेंड जैसन उसके पीछे जाता है तब वो एक डिमोनिक आवाज़ में उसे बोलती है, डोंट टच मी। तभी एकदम से एमिली रोते हुए जैसन को उसकी मदद करने को बोलती है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम रात के ठीक 3 बजे एरिन के घर में कुछ असाधारण गतिविधियां होते देखते हैं। और इतना ही नहीं, कोई डिमोन फादर को भी उनके सेल में डराने की कोशिश करता है। एनीवेज, नेक्स्ट डे की कोर्ट हियरिंग स्टार्ट होती है और एरिन 17 मिनट्स लेट पहुंचती है क्योंकि पिछली रात वो सो नहीं पाई थी। फादर मूरे को लगता है कोई शैतानी शक्तियां उस पर अटैक कर रही हैं और एरिन को खुद को बचाना होगा। कोर्ट में ईथन थॉमस डॉक्टर ब्रिक्स को बुलाते हैं, जिनका मानना था कि एमिली एपिलेप्टिक और साइकोटिक थी, जिसकी वजह से उसे खुद के शरीर को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया एंड इनफैक्ट वो खाना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से वो मारी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शो करती है एमिली की मौत कम न्यूट्रिशन और हैवी इंजरीज की वजह से हुई थी। तो नेक्स्ट डे की हियरिंग में हम एमिली के बॉयफ्रेंड जैसन को देखते हैं, जो बताता है एमिली को भूख लगती थी पर उसके अंदर के डिमोन उसे खाने नहीं दे रहे थे। जैसन हमेशा एमिली के साथ ही रहता था और एक रात जब उसकी नींद खुली, एमिली उसके बगल में नहीं थी, वो जमीन पर अजीब से पोस्चर में गिरी पड़ी थी। तब जैसन उसके करीब गया, तब वो एकदम जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से जैसन एमिली को उसके घर ले गया। घर पहुंचकर एमिली के पिता ने फादर मूरे को बुलवाया था और जब एमिली की छोटी बहन एमिली के रूम में गई तो एमिली मकोड़े खा रही थी और दीवार पर अपने नेल स्क्रैच कर रही थी। फादर के आने पर एमिली उनसे कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात करने लगती है और फाइनली वो बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद एमिली के पिता ने फादर को एमिली को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। तो इसके बाद कोर्ट रूम में एरिन बुलाती है डॉक्टर अडानी को, जो कि स्पिरिचुअल और साइंटिफिकल चीज़ों को स्टडी करती थी। डॉक्टर अडानी के हिसाब से पोसेशन के वक्त ह्यूमन ब्रेन को साइको स्पिरिचुअल शॉक लगता है, जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है। एमिली पोजेशन का शिकार इसलिए बनी क्योंकि वो एक हाइपर सेंसिटिव लड़की थी। हाइपर सेंसिटिव लोग कई बार वो चीज़ें देख पाते हैं जो आम ह्यूमन नहीं देख सकता। क्योंकि एमिली ट्रीटमेंट के दौरान ग्रैमट्रोल दवा ले रही थी, उसे पोजीशन के वक्त साइको स्पिरिचुअल शॉक लग ही नहीं पाया, जिसकी वजह से एमिली मर गई। नाउ इस केस में एक ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है एग्जॉर्सिज्म के दौरान वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद थे, जिसका नाम ग्रैम कार्टराइट था। एरिन फादर से पूछती है कि उन्होंने उसे एक डॉक्टर के एक्सॉर्सिज्म में होने की बात क्यों छुपाई। तब फादर बोलते हैं डॉक्टर ने फादर को उनकी इन्वॉल्वमेंट गुप्त रखने को बोला था। फादर डॉक्टर को इस केस में घसीटना नहीं चाहते थे। एरिन को कार्टराइट के बारे में खुद कार्टराइट से पता चला। अब वो खुद इस केस का हिस्सा बनना चाह रहे थे। एरिन तुरंत डॉक्टर कार्टराइट से मिलती है और वो बताती है कि फादर ने उन्हें एमिली के एक्सॉर्सिज्म होने से पहले उसकी जांच के लिए बुलाया था। डॉक्टर कार्टराइट बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देख चुके थे जिन्होंने एपिलेप्सी बीमारी थी, पर उनसे वो डरे नहीं थे। पर एमिली को देखकर वो इतना डरने लगे थे कि अब वो रोज गॉड को प्रे करते थे। उनके हिसाब से एमिली बीमार नहीं थी, बल्कि वो पोजेस थी। डॉक्टर एरिन एक टेप देते हैं और वो सारी बात कोर्ट में बोलने को भी तैयार थे। नाउ ठीक उसी रात एरिन 3 बजे उठती है। वो टेप अपने आप ही बज रहा था, जिसके अंदर से एमिली के एक्सॉर्सिज्म की आवाज आ रही थी। तो नेक्स्ट डे कटघरे में फादर मूरे थे। वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं। फादर के हिसाब से रात के 3 बजे का वक्त डिमोनिक आवर है और एक्सॉर्सिज्म से एक दिन पहले फादर की नींद रात के 3 बजे खुलती है। उन्हें किसी चीज की जलने की बदबू आई और ठीक ऐसी ही बदबू पहले एमिली को भी आई थी। फादर को वहां होली फोटो से खून निकलते दिखता है और उन्हें वहां काले पोशाक में एक अनजान आकृति भी दिखती है। फादर का मानना था वो अनजान आकृति एक डिमोन था। कोर्ट में डॉक्टर कार्टराइट का दिया हुआ टेप भी एविडेंस के रूप में दिया जाता है और फादर मूरे उस टेप को प्ले करते हैं। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो 31 अक्टूबर की रात को किया गया था और वो दिन हेलोइन डे था। तो एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहां फादर मूरे के अलावा डॉक्टर कार्टराइट थे और एमिली के पिता, उसका बॉयफ्रेंड जैसन और एमिली मौजूद थी। एमिली के पिता उसे बेड से बांध देते हैं और एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही वहां टंगा क्रॉस उल्टा हो जाता है और एमिली
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। फादर एमली से उसके अंदर बैठे डिमोन का नाम पूछते हैं और वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बातें कर रही थी। फिर अचानक से एमली 1 2 3 4 5 6 रिपीट करने लगती है। तभी घर की बिल्लियां फादर मूरे पर अटैक करती हैं और मौका देखकर एमली घर के रूम की खिड़की तोड़कर गैराज की तरफ भाग जाती है। सभी लोग एमली का पीछा करते हुए वहां जाते हैं, जहां हमें बहुत ही डरावना सीन देखने को मिलता है, जहां एमली अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। फादर मूरे के ऊपर एक सांप का अटैक करते हुए देखा जाता है। बाहर जोरों की बारिश भी हो रही थी। फादर वापस से उस एविल स्पिरिट का नाम पूछते हैं और एमली अजीब सी दो आवाजें में बोलती है इन डिमोनों का नाम, केन, नियो, जूडास, स्कॉरियो, ब्लियाल एंड लूसीफर हिमसेल्फ। इसके बाद एमली एकदम बेहोश हो जाती है। इस घटना के बाद एमली ठीक ही नहीं होती, क्योंकि यह एक्सोर्सिज्म फेल हो गया था और अब एमली दीवालों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके कई दांत टूट गए थे। वो खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाती। सीन वापस कोर्ट रूम की तरफ जाता है। अब इस प्रूफ से फादर का पक्ष भारी हो गया था। तब ईथन थॉमस प्रूफ दिखाते हैं कि एमली लैटिन और हुब्रो लैंग्वेज बोल पाती थी, क्योंकि उसने बचपन में उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा था। और जहाँ तक बात है डुअल वॉइस की, हर इंसान के शरीर में 2 वोकल कोड होते हैं और कुछ लोग अपने दूसरे वोकल कोड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। ईथन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि एमली वाज इल, नॉट पोजेस्ड। उस दिन डॉक्टर कार्टराइट कोर्ट में नहीं आते हैं और जब एरिन उनसे मिलने जाती है तब डॉक्टर बहुत डरे होते हैं। तभी उन्हें कुछ दिखता है और वो डर कर भागने लगते हैं। भागते वक्त उनकी एक कार से टक्कर होकर मौत हो जाती है। अब यह केस एक अलग ही टर्न ले रहा था। जो बात एरिन के बॉस को पसंद नहीं आती है, वो एरिन को फायर तक करने की धमकी दे देते हैं। तो नेक्स्ट डे फादर मूरे कोर्ट में एमली के द्वारा लिखे गए लेटर को पढ़ते हैं, जो एमली ने एक्सोर्सिज्म के अगले दिन लिखा था। इसमें एमली लिखती हैं, एक्सोर्सिज्म के बाद भी डिमोन ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा है। वो कई घंटों सोई थी और फाइनली उसे किसी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ थी वर्जिन मैरी की। मैरी एमली को बोलती हैं वो अपने शरीर को छोड़कर उनके साथ स्वर्ग चले, पर एमली जाने से मना कर देती है। अब एमली फादर मूरे के आगे कोई और एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देती है। एमली के हाथ पैर पर घाव के निशान आ गए थे, जिसे हम स्टिग्माटा कहते हैं। जो भी इंसान भगवान को टच करता है उसे ऐसे ही निशान आ जाते हैं। दूसरी तरफ ईथन थॉमस का कहना था कि एमली को यह घाव घर की फेंसिंग को जोर से पकड़ने पर आए थे। इस सीन के बाद दोनों वकील फाइनल पॉइंट जूरी के सामने रखते हैं एंड फाइनली जूरी फादर मूरे को गुनहगार मानती है और उन्हें सजा सुनाई जाती है। पर एंड टाइम पर जूरी एक रिकमेंडेशन देती है कि फादर की सजा टाइम सर्व होगी, यानी ट्रायल के समय में जितना भी वो जेल में थे उतनी ही उनकी सजा होगी। मतलब कि फादर गुनहगार तो साबित हुए पर अब वो आजाद थे। इसके बाद एरिन के बॉस एरिन को प्रमोट करने की कहते हैं, पर एरिन मना कर देती है। लास्ट सीन में फादर और एरिन एमली की ग्रेव पर फूल चढ़ाते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यह मूवी इंस्पायर है एनलिस मिशेल की रियल लाइफ इंसिडेंट से, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जब वो 16 साल की थी तब एक दिन उसे अचानक से सीजर सा महसूस हुआ और वो ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी नाम की बीमारी हो गई है, जिसे हम हिंदी में मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं। उस दिन के बाद एनलिस को मिर्गी के दौरे बार बार आने लगे। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद एनलिस को अपने दिमाग में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जो उसे कुछ गंदी या और डरावनी बातें कहती थी। वह आवाज़ें उसे बोलती थी कि वो उसे मार डालेंगी और उसे नर की आग में सड़ाएंगी। इन सब घटनाओं से एनलिस को डिप्रेशन हो गया और वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बाद एनलिस को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर उसकी हालत वहाँ जाकर और ख़राब हो गई। एक दिन एनलिस ने अपने घर वालों को खुद बताया कि इन सब इलाजों से उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके शरीर पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद से एनलिस हॉली वाटर, बाइबल और क्रॉस से बहुत डरने लग गई थी। एनलिस अपने कमरे के कीड़े तक खाने लग गई थी और कुछ डेमोनिक आवाज़ में बोलने लग गई थी। एक दिन एनलिस ने खुद अपने ऊपर एग्जॉर्सिज्म कराने की बात कही। एनलिस के फादर ने बहुत सारे पादरियों से बात की, पर सब ने मना कर दिया। उन दिनों बिना वेटिकन सिटी के पॉप की मर्जी के बिना कोई भी एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकता था
और किसी भी एग्जॉर्सिज्म की अर्जी को पास होने में महीनों लग जाते थे। कुछ दिनों बाद एनलिस के पिता ने फादर अंसअल्ट से मिले, जिन्होंने कहा कि एनलिस को कोई बीमारी नहीं है, उसे किसी शैतान ने पोजेस कर रखा है। ऑल्ट ने वेटिकन एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने एनलिस पर एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त मांगी। सन 1975 के सितंबर में उन्हें परमिशन मिल गई। सन 1975 में फादर रेंज ने एमिली पर पहली बार एग्जॉर्सिज्म किया। इन एग्जॉर्सिज्म से भी एनलिस के शरीर पर शैतानों का कब्जा नहीं हटा। एक ऐसा समय आया जब एनलिस ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। इससे एनलिस का वजन बहुत कम हो गया। एनलिस का शरीर हड्डियों के ढांचे की तरह दिखने लग गया था। माना जाता है कि एनलिस के शरीर में 6 डीमन का कब्जा था। यह एग्जॉर्सिज्म पूरे 8 महीनों तक चला, जिसे 67 टाइम किया गया। एग्जॉर्सिज्म के एक सेशन लगभग 4 घंटे का हुआ करता था और वह बहुत खतरनाक था। एग्जॉर्सिज्म के आखिरी सेशन 13 जून 1976 में हुआ। जुलाई की पहली तारीख को ही एनलिस की नींद में मौत हो गई। फादर रेंज का कहना था कि मरने से एक दिन पहले ही एनलिस के शरीर से सारे डीमन निकल चुके थे, इसलिए वो चैन से मर पाई। एनलिस की मौत के बाद एनलिस के माता पिता, फादर रेंज और उनके एक सपोर्टिंग प्रीस्ट पर यह बोलकर केस कर दिया गया कि उनकी लापरवाही और बार बार एग्जॉर्सिज्म करने की वजह से ही एनलिस की जान गई। यह केस बहुत दिनों तक चला। बाद में इन चारों को जेल तक जाना पड़ा और बाद में इन चारों की सज़ा को हटा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।